राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है, मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बता देना। दोस्तों, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में हमारे 2 क्लास लगी थी। उनमें कुछ बेसिक चीज़ें थी, जैसे हमारे वास्तविक संख्या कौन सी है, काल्पनिक संख्या कौन सी है, हमारी सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सहभाज्य संख्या। ये सारी चीजें हमने हमारी इन दोनों क्लासों के अंदर देख ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। ठीक है, पर उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे इन दोनों क्लासों से रिलेटेड है, उनको देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे विभाज्यता का नियम, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चंस है वो दोस्तों 2 तरीके से बन सकता है। एक तो विभाज्यता का नियम के अकॉर्डिंग, और एक शेषफल प्रमेय, एक शेषफल प्रमेय और एक विभाज्यता का नियम। इन दोनों से हमारे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे तो अपना सेट का एग्जाम ले लो, नॉन सेट का एग्जाम ले लो, एसएससी लेवल तक के जो एग्जाम होते हैं, उन सभी में भी हमारे इन प्रश्नों को पूछा जाता है। कौन से? विभाज्यता का नियम और कौन सा? हमारा शेषफल प्रमेय। दोस्तों, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। क्योंकि मेरा चैनल क्या अभी बहुत छोटा है, तो आप सभी लोग जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। और रही बात बुकलेट की, तो बुकलेट जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे मैं बुकलेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसको अपन परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं एक बार, है ना। पूर्ण संख्या को अपन क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट नंबर। इसे देखा जाए तो इसको एक परफेक्ट नंबर बोलते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है ना, परफेक्ट नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या तो अपन ने पहले देख ली थी, पर उसी को अपन ने परफेक्ट नंबर एक और होता है, उसी को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं वो देखो। यदि सभी गुणनखंडों, यदि सभी गुणनखंडों, और कौन सा गुणनखंड होना चाहिए? वो उस संख्या को छोड़कर, क्योंकि हर संख्या में उस संख्या का भाग जाता है। हर संख्या कोई सी भी संख्या हो जिसमें एक का भाग भी जाता है और उस खुद की संख्या का भी भाग जाता है। ठीक है, पर हमें उस संख्या को छोड़ना है ना, कि सभी गुणनखंडों का योग यदि उस संख्या के बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या वो वाली संख्या नहीं अपनी जो अपने पढ़ा था ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या वो वाली नहीं, 0 से अनंत वाली नहीं, ये हो परफेक्ट नंबर, है ना, परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब जैसे मैं इसको बताऊँ कैसे परिभाषित करते हैं। इसको देखो एक बार, यहाँ पे x ले लिया। x बराबर क्या है? a गुणा b। इसको अपन क्या बोल देते हैं? a बोल देते हैं। क्या बोले इसको अंदर अपन? p बोल देते हैं ना, कोई संख्या p। a गुणा b गुणा c गुणा p। ठीक है, p का भाग तो जाएगा। अगर ये सब संख्या ऐसी हो, कोई संख्या ऐसी हो, तो अपन देखते हैं कि p बराबर a प्लस बी प्लस सी रूप का हो जाए। ठीक है, ये एक जिसे अपन बोलते हैं हिंट बोलते हैं ना, वो वाली चीज आ गई। इसको अपन देखो ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि कोई गुणनखंड, यदि सभी जैसे कोई संख्या आ गई, उसका गुणनखंड, उन सभी गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या के बराबर है तो वो एक परफेक्ट नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे अपन कुछ उदाहरण देते हैं, देख लो। जैसे 6 को अपन कैसे लिख देते हैं? 1। 6 के अंदर 1 का भाग भी जाता है, हाँ सर। 2 का भाग भी जाता है, हाँ सर। 3 का भी जाता है, हाँ सर, है ना। रुको 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 रुको, यहाँ पे गणगुणा नहीं आएगा। डेट है ना, ये सभी क्या है? इसका अंदर इन सभी का भाग जा रहा है ना। 6 के अंदर 1 का भाग भी जाता है, हाँ सर। 2 का भाग भी जाता है, हाँ सर। 3 का भाग भी जाता है, हाँ सर। 6 का भाग भी जाता है, हाँ सर। ठीक है, क्योंकि अपन गुणनखंड ले रहे हैं, तो ये सभी क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए, है ना। ये सभी क्या हो गए? इसके, जहां a b c और p के गुणनखंड। ठीक है, p के गुणनखंड। तो जैसे अपन मान लो कि 6 को संख्या है ना। अब 6 के अंदर 1 का भाग जाता है, हाँ सर। 2 का जाता है, हाँ सर। 3 का जाता है, हाँ सर। 6 का जाता है, हाँ सर। पर अब अपन को उस 6 संख्या को छोड़ना है। उस 6 संख्या को छोड़कर जो भी गुणनखंड है उन सभी को जोड़ो। कितना है यार सर? 1 प्लस 2 प्लस 3, हाँ सर। 6 के बराबर हो गया। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपने 6 है ना, ये पूर्ण संख्या है या परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अब जैसे अपन लेते हैं एक संख्या ले लो 28।
हाँ सर। 28 में 1 का भाग जाता है क्या? हाँ सर। 2 का जाता है क्या? हाँ सर। 3 का नहीं, 4 का हाँ सर। 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का हाँ सर। 8 का नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12 13 14 का जाता है। हाँ सर। अब 14 से लेकर 25 26 किसी का नहीं जाता, 28 का जाता है फिर बाद में, है ना, 28 जाता है। ठीक है, तो इन सभी संख्या का 1 का जाता है, 2 का, 4 का, 7 का, 14, 28, सभी का भाग जाता है 28 में, है ना। अब वो बोल रहा है कि सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। किसको छोड़ना है? इसके उस संख्या को, उस संख्या को छोड़ दो। ये संख्या कौन सी? ये रही। अब देखो इन सबका योग आ रहा है कि 1 2 4 7 और 14, 7 14 21 25 26 27 28, तो 28 आ गया ना। मतलब अपना जो 28 है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है, एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, देखो अब बताऊं कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे। सर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, अब ये संख्या 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 हमारे दिमाग में हो गई। अब हम कंफ्यूज हो गया सर, मैं कंफ्यूज हो गया। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार? है, देखो कंफ्यूज मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी, है ना, इस चीज़ के बारे में। इसमें आप लोग घबराना मत कि सर यार हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज तो कोई भी हो सकता है, पर पता प्रैक्टिस करोगे ना आप, जैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस मांगती है ना, है ना, पीआर प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस करोगे ना आप, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो अपने रूटीन में आ जाती है। तो रूटीन में आने के बाद आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को, है ना, मैं तो बताऊँ कि एक चीज़ आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा बताऊँ क्या है आप लोगों के, कि आप लोगों के 10 प्रश्न आएंगे, पर 10 प्रश्नों में, है ना, प्रश्नावली ज़्यादा नहीं दे रखी है। अगर प्रश्नावली 10 प्रश्नावली होती है, 10 चैप्टर होते हैं, तो मैं बताऊं कि आप लोगों का सर घूम जाता। क्योंकि 10 प्रश्न, 10 प्रश्नावली, 10 प्रश्न मतलब हो गया कम से कम आप लोगों को 1000 प्रश्न पढ़ने पड़ते, 1000 1500 प्रश्न पढ़ने पड़ते, जब जाके वो 10 प्रश्न सही होते हैं, है ना। तो आप लोगों की ये तो दिक्कत है ही नहीं। अब आप लोगों को देखो, जैसे मैंने स्टैटिक्स और मेंसुरेशन करवाया था, उन दोनों में से 5 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं कौन से? नंबर सिस्टम और बहुपद, उनमें से आराम से 3 4 प्रश्न और मिल जाएंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात आ रही नहीं चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो संख्या है ना, इन सभी का गुणनखंड लेंगे ना अपन, तो उन सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी? एक पूर्ण संख्या। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, तो अपन एक बार इनको नजरबार बोलते हैं ना, कि नजरबारा निकाल ले ना, तो एक बार इनको देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का संख्या कौन सी होती है? जो रूट के अंदर संख्या होती है, रूट के अंदर कौन सी? यहाँ पे विषम, हाँ, जो रूट के अंदर कोई संख्या रहेगी, है ना, जैसे अपन मान लेते हैं अपन √2, √3, है ना, √5, हाँ, ये कौन सी संख्या है? हाँ, जैसे अभाज्य संख्या है। हाँ, तो अब अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, है ना, अपन इसको क्या बोल सकते हैं? अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गई। अब सर ये सभी अभाज्य संख्याएं दे रखी है मुझे, तो नहीं, अब इनको देखो सोल्व करते हैं। पहले लो अपन इसको, लो इसको, क्या सर? √12/√3। √12 को अपन कैसे लिख सकते हैं सर? √12 को लिख सकते हैं अपन 4 × 3 लिख सकते हैं ना, /√3। सर इसको √12 को, √4 को अपन लिख देंगे √4 × √3/√3। और √4 को क्या लिख देंगे सर? इसका लिख देंगे 2, और इसको क्या लिख देंगे? 2 × √3/√3। √3 से √3 कैंसिल, बचेगा क्या? 2। इसका मतलब अपना ये तो अपनी क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। अब सेकंड वाला लेते हैं ना, सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या है सर? √4/25। √4 को क्या बोल देंगे? 2/25। ये तो अपनी परिमेय संख्या आ गई, यानी p/q का रूप आ गया। ठीक है, ये भी अपना नहीं है। अब लेते हैं इसको, √20/√4। √20 को अपन क्या लिख देंगे सर? 5 × 4/√4। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिख देंगे? √5 × √4/√4। √4 से √4 कैंसिल, तो √5। मतलब √5 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो होता है अपना अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या निकल रहा है? √5 निकल रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि अपनी ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव होती है। जैसे 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, जैसे मान लो 5 6 7 8 11 12,
तो ये पूछ रहा है कि ये दो क्रमागत संख्या सदैव होती है, बताओ ये सम संख्या होती है क्या? नहीं, ये तो एक तो विषम आ गया, ठीक है, ये तो नहीं हो गया। विषम संख्या होती है क्या? नहीं, एक सम आ गया, ये भी नहीं हो गया। अभाज्य संख्या होती है क्या? अरे अभाज्य संख्या कैसी होती है? ये एक तो अभाज्य संख्या है पर ये तो भाज्य है, ये 11 तो अभाज्य है पर 12 भाज्य है, ठीक है। 12 में तो 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 12 का जाता है, 1 का जाता है, सबका जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब क्या है? ये सहभाज्य संख्या है, ठीक है। मतलब दो क्रमागत प्राकृत संख्या सदैव क्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। समझ में आ गई मेरी बात? ये जो दो क्रमागत प्राकृत संख्या सदैव क्या कहलाएगी? अपनी सहभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। और सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसका एचसीएफ क्या हो? एक हो। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कहलाता है ना, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? एचसीएफ जिसका एक हो वो क्या कहलाएगी? जिसके अंदर सहभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहभाज्य संख्या मतलब जिसका एचसीएफ हो, जिसका एचसीएफ क्या हो? एक हो। मुझे बताओ, इन दोनों को देखो पहले तो 15 और 312। मुझे बताओ दोनों के अंदर किसी का भाग, इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या? हाँ सर। इसमें जा रहा है क्या? हाँ सर। मतलब इसमें 15 में 3 का भाग कितने बार जाता है? 5 बार। इसमें 1 0 4। मतलब ये अपनी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ एक नहीं है, ठीक है। मुझे ये बताओ आप लोग कि 143 169 143 में किसका भाग जाता है सर? 143 में जाता है सर 13 का जा रहा है क्या? हाँ, ये तो 13 का वर्ग आ गया। इसमें 13 कितने में जा रहा है? 1 1। हाँ, तो मतलब दोनों में 13 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये दोनों में 13 का भाग जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि दोनों में कॉमन कौन सा हो गया? 13 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एचसीएफ है ना, एक नहीं है, एक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब आगे बताओ। अब देखो 68 85 68 85 13 चौक 68 13 पंजे 85। हाँ, 13 का भाग जा रहा है इन दोनों में। मतलब इन दोनों में 13 का भाग जा रहा है, तो ये भी क्या सहभाज्य संख्या नहीं है? तो सहभाज्य संख्या कौन सी होगी? ये, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? एक आएगा। जब एचसीएफ दोनों का एक है तो ये सह अभाज्य संख्या कहलाती है। दोनों में कोई कॉमन नहीं आए तो वह सहभाज्य संख्या, कॉमन आए तो भाज्य संख्या, बस। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 80 और 90 के बीच बताओ। अब देखो, मुझे बताओ 81, मुझे बताओ 81 में 3 का भाग आता है? हाँ सर, 81 में तो 3 का भाग आता है। 81/3 यानी कितनी बार गया? कितनी बार जा रहा है? 27 24 27 81 27 बार जा रहा है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 83 87 में जाता है ना, किसका भाग जाता है? 87 में 87 में जाता है 3 का भाग, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। सर 81 में भी जाता है 3 का भाग, ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा? 83 और 89। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से संख्याओं के किस समूह में अभाज्य संख्याओं की सबसे कम संख्या है? अभाज्य संख्याओं की सबसे कम संख्या है। चलो देखो, इसको भी करते हैं। मुझे बताओ 21 से लेकर 40 तक कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी है सर? 21 के बाद में 22 23 फिर 24 25 26 27 28 29 29 आ गया। फिर 30 31 आ गया। फिर 32 33 34 35 36 37 हाँ 37 आ गया, ठीक है। कितनी संख्या हो गई? 4 हो गई सर। अब देखो 30 और 49 तक है ना। 30 के बाद में 31 32 33 34 35 36 37, ठीक है। 37 आ गया। फिर आगे कितना आएगा? 38 में जाता, 39 में जाता, 40 में जाता, 41 में किसी का भाग नहीं जाता। फिर 42 43 में भी किसी का भाग नहीं जाता। फिर 44 45 46 47 में भाग किसी का नहीं जाता। तो कितनी संख्या होगी? ये 5 संख्या होगी, ठीक है। 60 से 80 तक कितनी होगी? 60 से 80 तक 61 में किसी का भाग नहीं जाता। फिर 62 में जाता है, 63 में जाता है, 64 में जाता है, 65 में भी जाता है, 66 में भी जाता है, 67 में भी किसी का भाग नहीं जाता है, 68 में 69 में भी जाता है, 70 71 में किसी का भाग नहीं जाता, 72 73 में भी किसी का भाग नहीं जाता, 74 75 76 77 78 79 में भी किसी का भाग नहीं जाता। कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 संख्या होगी, ठीक है। अब 40 से 60
इसमें देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है सर, 40 के बाद में 41 आएगा, फिर 42, 43, 43 आएगा, फिर 44, 45, 46, 47 आएगा, फिर 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, हाँ सर 53, 53 में भी किसी का भाग नहीं जाता, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 में भी किसी का भाग नहीं जाता। मतलब इस कितनी संख्या होगी सर, ये 5 संख्या होगी। मतलब किस समूह में अभाज्य संख्या होगी सबसे कम संख्या, किस में है सर, 4, किस में है सर, ये रहा अपना कौन सा क्वेश्चन, ये रहा 21 से 40 के अंदर अभाज्य संख्या अपने सिर्फ 4 है, 23, 29, 31 और 37, बाकी सभी में 5 संख्या है। तो अपना ऑप्शन को नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। मुझे बताओ विषम संख्या कौन कौन सी विषम संख्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, डेट 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 109। सही है कि मेरी बात, अरे सही है कि नहीं है, हाँ सर मैं कहता हूं इन सभी को गुणा करो भाई, गुणा करो फटाफट, कर दिया सर गुणा। मुझे बताओ 1 को 3 से गुणा किया तो सर कितना है 3, इन सबको गुणा करेगा तो 5 से गुणा कर, देखो 1, 3 और 5 से गुणा किया तो 5 से 15, फिर उसको मैंने 7 से गुणा किया तो कितना आएगा 7 तो 105, इसको मैंने 11 से 9 से गुणा किया तो 109 को गुणा 9 से 105 को 9 से गुणा किया तो 105 इंटू 9, 9 पंजे 45 इंटू 9। आपने देखा एक चीज नोटिस की, देखो 1 इंटू 3 इंटू 5 कितना आया सर 15, फिर अगर मैं इसको 7 से गुणा करूँ फिर 15 7 तो 105, फिर मैंने इसको 9 से गुणा किया तो क्या आएगा 9 पंजे 45 इंटू 9। तो जैसे ही मुझे एक चीज बताओ आप लोग, चलो इसको ना, इसमें है ना एक चीज ध्यान रखना, इस 5 को तो हटो साइड में, इसको 5 को मैं भी साइड में रख रहा हूँ साइड में। अब जैसे अपन 11 को मैं 13 से गुणा करूँ, यहाँ पे 11 13 ना, बोल रहा सभी गुणा करना है, एक सभी विषम संख्याओं को गुणा किया जाए तो लास्ट में जो अंक बचेगा वो कौन सा बचेगा, मुझे ध्यान रखना। इन दोनों गुणा करने पे क्या आएगा सर, 13 3 असल का 1, 13 1 14, 143 है ना, ये आ रहा है ना, हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ अब अगर सपोज करो इसको फिर है ना किसी भी संख्या से गुणा कर लो आप, किसी भी संख्या से, सर मैं इसको है ना 3 से गुणा करूँ तो किससे क्या आएगा 9 और 12 2 असल का 1 और 3 1 4, 429, हाँ सही है। तो इसका क्या आ रहा है इकाई का अंक सर 9 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है सर, दिक्कत यहाँ आ रही है कि अगर उस संख्या में विषम संख्या में अगर 5 आ गया, देखो यहाँ पर 5 आ गया 15, देखो ये आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब किसी भी संख्या गुणा कर लो 5 को, लास्ट में या तो 0 बचेगा या 5 बचेगा, ठीक है ना। जैसे विषम संख्या थी, जैसे विषम संख्या में से मैंने 7 को 5 से गुणा किया तो 35 आ गया, ठीक है। अब मैं कैसे 5 को 2 से गुणा करूंगा तो 10 आ जाएगा, 5 को 12 से गुणा करूंगा तो 60 आ जाएगा। पर अपन ने देखो यहाँ पे सम संख्या तो ले रखी है, सब संख्या नहीं ले रखी है ना, नहीं ले रखी है सर, अपन को तो विषम संख्या लेनी है। अगर सम संख्या लेते तो लास्ट में क्या बचता 0, और विषम संख्या ले रहे हैं सभी तो लास्ट में क्या बचेगा 5, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात, इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे ना तो लास्ट में बताऊँ क्या बचेगा, लास्ट में 5 बचेगा और इधर है ना कुछ ना कुछ बचता जाएगा इधर, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात। और स्टार्टिंग में देखो मैंने आप लोगों को यहाँ तक के बता दिया, अब जो नियम यहाँ पे लागू हो रहा है वही आगे लागू होगा। समझ में आ गया मेरी बात, ओके। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आप लोगों को बताई क्या, हाँ सर बताई तो थी, मैंने बताया कौन सी कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है सर, 101। हाँ, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी कौन सी होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है सर 997, ठीक है, जिसमें किसी का भाग नहीं आता। हाँ सर, दोनों का योग क्या है सर, योग बताओ सर, योग 8 9 10 1098, ओके। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997, तो दोनों का योग कितना हो गया 1098, सही है। चलो, इनमें से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या मतलब जिसमें किसी का भाग नहीं है, तो देखना एक बार 171 19 नाम 171, हाँ 19 नाम 171, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें 19 का भाग जा रहा है और 147 आ सकती है क्या, देखो इधर इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या सर, 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है क्या, 3 हाँ 3 का जा रहा है, 3 का कितनी बार जाएगा 3 चौक 12 3 47, हाँ तो 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, तो ये भी अपनी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब 149
इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का, 5 का पता नहीं जा रहा नहीं जा रहा। इसमें देखते हैं फिर एक बार, लास्ट वाले को देखते हैं एक बार। 2 4 7 इसमें किसका जा रहा है सर? इसमें 2 3 4, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 6, 6 का नहीं जा रहा, 7 का, 7 21 3 7 नहीं, 8 9 का, 18 6 7 नहीं, 10 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का, 12 24 नहीं, 13 का, 13 कम 13 और हाँ 13 का भाग जा रहा है इसके अंदर, है ना। 13 का भाग 13 कम 13 बच्चा कितना? 11 7, 13 नाम 117। ठीक है, मतलब ये 247 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 13 का जाता है, 19 का भी जाता है। ठीक है, तो ये अपना क्या है? भाज्य संख्या नहीं है, नहीं सॉरी, ये तो अपनी भाज्य संख्या है। देखो अपनी 171 भी भाज्य संख्या है, 147 भी भाज्य संख्या है, 247 भी अपनी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें सभी किसी न किसी संख्या का भाग जा रहा है। पर अपना जैसा 149 है उसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, किसका भाग जाएगा इसमें? एक कार 149 का ही बस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैंने कमेंट कर बता दीजिए। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ेंगे अपन अब? विभाज्यता के नियम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, विभाज्यता का नियम, एक को छोड़कर। अब देखो विभाज्यता का नियम से मैं कह दूं कि आप लोगों को एक प्रश्न इसमें बन सकता है और एक प्रश्न उससे बनेगा शेषफल प्रमेय से, रिमाइंडर थ्योरी होती है ना, उससे बनेगा, है ना। और ये एक विभाज्यता का नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग भी आप लोगों का एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को अपन लेंगे, पहले अपन जो बेसिक चीजें होती है ना वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, लेकिन एक सार्वत्रिक गुणनखंड है। सार्वत्रिक गुणनखंड का मतलब क्या होगा? जैसे 10 12 15 18 20 21। ठीक है, जैसे 10 को मैं क्या लिख दूँ? 5 इंटू 2। 12 को लिख दूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 12। तो ये 15 को मैं 5 इंटू 3, इसको मैं लिख दूँ 2 दूने 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको मैं लिख दूँ 20 को 2 इंटू 5, इसको मैं लिख दूँ 21 को 7 इंटू 3। ठीक है, अब मैं लिख रहा है यहाँ पास एक सार्वत्रिक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ कि इसमें सब में एक से गुणा कर दूँ, मैं सब 1 2 3 4 5 6, किसी के मान में फर्क हुआ क्या? किसी के मान में फर्क हुआ क्या? सबका मान बराबर ही आ रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सभी के अंदर एक क्या गुणनखंड है? एक सार्वत्रिक गुणनखंड, मतलब सभी के अंदर एक तो गुणनखंड रहेगा ही रहेगा। कौन सा? वो खुद। एक तो खुद तो रहेगा, एक तो ये खुद तो है ही है गुणनखंड के अंदर। ठीक है, पर इसके अलावा एक गुणनखंड मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक अपन इसको टुकड़ों में बांटेंगे, गुणनखंड मतलब उसको गुणा के रूप में खंडन कर देते हैं ना, तो उसके अंदर एक तो रहेगा ही रहेगा, है ना। सब में एक रहेगा, एक हमेशा नहीं रहेगा, है ना, सब में रहेगा। एम हमेशा का मतलब हो गया कि मतलब सभी के अंदर कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी, तो सभी में एक तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। एक को अगर अपन किसी भी संख्या से गुणा करते हैं ना, जैसे मैं कह दूं कि एक को मैंने गुणा किया किससे? पी से, तो वो क्या बन जाएगा? हालांकि वो तो पी बनेगा, पर है ना, तो संख्या कौन सी? वो जैसे मैं पी कोई संख्या है उसको अगर एक से गुणा करूंगा तो वो संख्या पी बन जाएगी। तो मतलब वो संख्या मतलब एक हर सभी संख्याओं के अंदर एक एक गुणनखंड ऐसा रहेगा जो सभी में कॉमन रहेगा। बताओ मुझे इसके अंदर, जैसे 5 इसमें है क्या? नहीं है। 5 इसमें है, मुझे बताओ इसमें 2 है क्या? इसमें 2 है, ये रहा। तो इसमें 2 है क्या? इसमें 2 नहीं है। ठीक है, पर सभी में एक है ना, तो एक है तो सभी का मतलब हो गया कि एक एक सार्वत्रिक गुणनखंड है। ठीक है, ये विभाज्यता का नियम है। हालांकि ये चीज़ ना आप लोगों के आएगी नहीं एग्जाम के अंदर कि भाई बताओ कि एक सार्वत्रिक गुणनखंड है या नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये समझाने के लिए है। ठीक है, अब देखो 2 4 8 16 के विभाज्यता का नियम, ये कुछ विभाज्यता के नियम है जो अपन एक बार कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, है ना। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि उसका अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। उसका अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए मतलब, अरे लास्ट में अगर कोई सम संख्या रहेगी ना, कोई भी सम संख्या हो, वो 2 से विभाजित तो होती है ना। कोई भी सम संख्या
दो से विभाजित होती है, क्योंकि 2 4 6 8 10 ये सारे सम संख्या ही तो है। अब ये सारी अगर सम संख्याएं हैं तो ये दो से विभाजित होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी संख्या है सारी विषम संख्या को छोड़कर वो सारी क्या है अपनी विषम संख्या और सम संख्या दो से विभाजित होती है, ठीक है। ये तो अपन का इस नियम को तो अपन साइड में रख देते हैं, क्योंकि सभी संख्याएं जो विषम संख्या नहीं है या जो संख्या सम है वो सभी दो से विभाजित होती है। अब देखते हैं 4 से विभाजित का नियम। इसका नियम क्या कहता है कि अंतिम दो अंक है, अंतिम इकाई और दाई, अंतिम दो अंक क्या, ये वाले दो अंक, ठीक है। ये दो अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर अंतिम दो अंक किसी भी संख्या के अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। देखो मैं क्या कहता हूँ, एक मेरे बात सुनना, ये सारे नियम है ना ये सिर्फ समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोगों को अगर नियम समझ में नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गई मेरी बात। ऐसा नहीं कि सर मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। ये नियम सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों का प्रश्न 1 मिनट में होने वाला हो तो वो 30 सेकंड में हो जाए, बस इतना सा काफ़ी है बस। इसके अलावा इस नियम का कोई महत्व नहीं है। जैसे अभी जैसे मुझे सपोज करो कोई क्वेश्चन करना है कि वो 4 से विभाजित है या नहीं है, मैं नियम तो याद रखूंगा भाई, दो मेरे को नियम याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 4 से भाग देके देख लूंगा ना मैं तो, सही बात है ना। तो ये नियम क्या है कि इस नंबर सिस्टम में थे तो इसलिए मुझे बताना जरूर समझा मेरे कि भाई अपन इस नियम को छोड़ नहीं सकते, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये नियम आप लोगों को याद नहीं है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर मेरे को ये नियम याद नहीं हो रहे। मैं खुद कह रहा हूँ ना कि ये नियम आप लोगों को याद नहीं होना 100% कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% कह रहा हूँ मैं 100%। क्योंकि मैं भी अगर एग्जाम में देने जाऊँ ना एग्जाम देने तो मैं नियम को याद रखूंगा भाई, मैं नियम को याद रखूंगा। हाँ ये नियम मुझे पता है, ये नियम कुछ कुछ क्वेश्चनों में ये नियम मतलब ये मान लो कि 100 में से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे जिनमें ये नियम लागू हो सकते हैं। हाँ जैसे कोई विभाजिता का नियम का पूछ लिया कि सर किसी को संख्या दे दी जिसके अंदर मतलब अपना नियम काम में आ रहा तो वही काम में आ सकता है। बाकी डायरेक्ट को संख्या दे दी जैसे ये दे दी है ना। अब जैसे बताऊँ कि ये नियम कब काम आता है, ये नियम कब काम आएगा जब जैसे कोई 1 2 x 3 4 p, तो जैसे वो संख्या आ जाए ना ऐसी वो संख्या है ना, जो बताओ 100 और p का मान क्या है तब वो नियम अपना काम आएगा। भले ही अगर जैसे आपको संख्या दे दी 3 4 5 7 8 9, बताओ 2 से विभाजित है या नहीं है, 3 से विभाजित है या नहीं है, तो ऐसे में अपने को नियम याद रखने की जरूरत नहीं है कि नियम याद हो तो ही काम चलेगा। सर अपने को नियम याद नहीं है, नियम याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट देखिए भाग देख लो भाई 3 का जा रहा है 4 का जा रहा है 5 का जा रहा है, ऑप्शन तो देंगे ना यार, ऑप्शन तो 4 ऑप्शन देंगे ना उसमें से देख लो, ठीक है। भले वहाँ पे 30 सेकंड जगह 1 मिनट लग जाए, समझ में आ गई ना मेरी बात। बट बर्डन नहीं लेना कि सर अपने को ये नियम याद नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई। अब जैसे अंतिम जैसे 4 से 4 अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए तब वो क्या कहलाएगा 4 से विभाजितता का नियम, ठीक है। जैसे अंतिम अंक जैसे 48 है तो 48 के अंदर 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 12, यानी 12, ठीक है, यानी पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। जैसे 1248 4 से विभाजित अंक 3 1 और 2 312 बार जा रहा है, भाग सही है। अंतिम दो अंक कौन से 64 में 16 का 4 का भाग गया तो कितना है 64 16, यानी पूरी तरह विभाजित है। तो ये पूरी संख्या है ना, जो पूरी संख्या ये भी किससे विभाजित होगी 4 से विभाजित होगी। कौन कौन से देखो एक बार देखते हैं 2 3 6 4 बटे 4 5 3 6 9 1, ठीक है 591 चल गया, पूरा भाग चला गया, इसमें पूरा भाग चला गया। अब देखते हैं 8 से विभाजित अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 4 में तो 2 अंक और 8 में अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए 8 से विभाजित होने चाहिए। जैसे इसके अंदर 25,128 में अंतिम 3 अंक कौन से 128 है, तो 128 में अगर 8 का भाग देंगे तो कितना है 16 12 किया गया नहीं किया क्या, 12 के अंदर 8 का भाग देंगे तो एक बार, फिर बच्चा 4 8 8 48 16, ठीक है। अब जैसे 125 अब 16 बार गया यानी पूरी तरह विभाजित है। अपन एक बार चेक कर लेते वापस, इसमें जाता है देखो 25,128 में जाता है देखो कितनी बार कट रहा है ये, तो 8 से 8 24, फिर 1 1 8 1 8 3 2 8 24 8 1 8, ठीक है कट गया पूरा बार। जैसे इसके अंदर 76,536 के अंदर अंतिम 3 अंक कौन से 536 है, तो 536 के अंदर 8 का बार देंगे तो कितने बार गया 67 बार गया एक बार देखते हैं 8 6 48 6 5 6 8 7 56, ठीक है 66 बार चल गया। अब देखते हैं एक बार इसके अंदर भाग गया था कि 8 का, जब अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वो वास्तव में पूरी संख्या के अंदर भी 8 का भाग चला जाएगा। देखते हैं एक बार 8 9 72 4 5 8 5 40 8 9 72 और 4 5 बचा 45 में 8 का भाग देंगे तो 4 बार, फिर बचा 5 3 8 6 48, फिर बचा कितनी बार 5 6 8 7 56, ठीक है 9 72 और चौक
8 चौक 32, ठीक है। देखते हैं ना, एक बार देख लेना सही है कि नहीं है गुणा। देखो 16, अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। एक बार मैं उसको मुझे वापस चेक करने दो, बस सही कटा कि नहीं कटा। 8 का भाग दिया तो 8 9 72 9 बार, फिर बचा 4 5 45 में 4 बार जाएगा, फिर बचा 5 3 53 में 6 बार जाएगा, फिर बचा गया 5 5 में 56 56 में 856 से ही है। तो अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 16 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। तो अंतिम 3 अंक जैसे ये 3 अंक हो गए, तो 0 0 64 में जैसे इसको 3 अंक, सॉरी अंतिम 4 अंक है ना, 4 अंक 0 0 64, 0 0 64 में 64 में अगर 4 का 16 का भाग देंगे तो 4 बार गया, तो मतलब पूरा के अंदर भी अपना 16 भाग चला जाएगा। फिर अंतिम 4 अंक 112, 112 के अंदर जैसे 0 112, ठीक है। तो 112 के अंदर 16 भाग कितने बार जा रहा है? बताओ मुझे। 16 जैसे 16 के 6 में 16 112 7 बार गया, तो ये पूरा ही किससे विभाजित हो जाएगा? 16 से विभाजित हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नियम याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मेरा एक फर्ज बनता है ये नियम बताने का, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अगर कोई क्वेश्चन कल को ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊँ जिसमें अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़ी हो, है ना, थ्योरी नहीं पढ़ी हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं रह जाएगी। इसी वजह से मैं जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो उनकी थ्योरी पढ़ाना मैं कंपलसरी समझता हूँ, क्योंकि थ्योरी बिना थ्योरी के अगर आप लोग आगे बढ़ रहे हो तो ये मान लो कि आप लोगों के बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि थ्योरी पता होनी चाहिए। अब देखते 3 और 9 का विभाज्यता, 9 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 अंकों का योग, जिससे 3 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित। तो ये तो सिंपल सा हो गया, 3 से विभाजित मतलब अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए तो उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, बस। जैसे 15 में 15 है तो अंकों कौन से हैं? 1 और 5, 6 में 3 का भाग जाता है, हाँ सर। 96 ले लो, 96 मतलब 9 6 बराबर 15, 3 का भाग जाता है कि? हाँ सर 3 का भाग जाता है, कितने बार जाता है? 5 बार, हाँ सर। 81 में 8 + 1 बराबर 9, 9 में 3 का भाग जाता है कि? हाँ सर 3 बार। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई संख्या अगर 3 से विभाजित होगी यदि उसकी उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, ठीक है। कोई जैसे बड़ी संख्या हो, कोई बड़ी संख्या हो सकती है कोई सी भी, तो वो संख्या अगर वास्तव में 3 से विभाजित है तो वो मान लो कि अगर वो संख्या 3 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? 3 से विभाजित होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। 9 अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, है ना। अब 3 से विभाजित तो ये होगी, अब ये 9 से, तो अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। जैसे यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए तो उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित है तो 3 अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और 9 का करना है तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। जैसे अपन 18 ले लो तो 18 1 + 8 9 से विभाजित होता है, ठीक है। जैसे अपन 54 ले लो तो 5 + 4, 5 + 4 कितना हो गया? 9। तो 9 किससे विभाजित है? 9 सॉरी, हाँ 9 से है ना, सॉरी 9 से विभाजित है, ठीक है। अब इससे अपन 36 ले लेते हैं, तो 3 + 6 बराबर 9, 9 से विभाजित है एक बार, ठीक है। तो मतलब कोई भी संख्या ऐसी हो जो 3 से विभाजित होने वाली होगी तो उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, और अगर 9 से विभाजित होने वाली निकालना है तो उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन आगे देखेंगे। 5 25 और 125, 5 का तो सीधा सा नियम है भाई, उसके लास्ट में एक तो क्या होना चाहिए? बताओ मुझे, किस संख्या के अंतिम में 2 अंक जो 25 से विभाजित हो? सीधी सी बात है। अगर अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, सबसे लास्ट में देखो 5 का भाग किस किस में जाता है? बताओ मुझे, किस किस में जाएगा? मुझे बताओ 5 का भाग किस किस में जाएगा? 5 का भाग जिसमें जाता है जिसके लास्ट में एक तो 0, हाँ सर 0 होगा तो चला जाएगा क्या? हाँ 1 10 5 हो, ठीक है। रुकना 1 मिनट है ना, मुझे देखने दो पहले। देखो इसके अंदर है ना एक ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन के अंदर थी, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन ये वाली है, ठीक है। देखो 5 से विभाजित का नियम क्या होगा कि इसको लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 और 5।
जिसके लास्ट में 0 और 5 है वो आसानी से 5 से विभाजित हो जाता है। चाहे तो ले लो, कौन सा ले लो आप, 10 ले लो, 10 में 5 का भाग जाता है 2 बार। आप ले लो 55 ले लो, 55 में 5 का भाग जाता है 11 बार। तो मतलब जिसके लास्ट में अगर 0 है तो मतलब 0 तो किस में जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसी संख्या आएगी। और 5 है तो 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 तो ऐसी संख्या आएगी। तो इन सभी में 5 का भाग जाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा नियम है। 25, इसके अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होना चाहिए कि ये वाली ही यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसको मैं जब मैं बुकलेट बनाऊंगा तो इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब देखो अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होना चाहिए। 25 से अगर कोई संख्या विभाजित होगी तो इसका मतलब ये है कि उसके लास्ट में जो 2 अंक होंगे, जैसे लास्ट में 2 अंक होंगे वो किससे विभाजित होने चाहिए, है 25 से विभाजित होना चाहिए। और वो अंक किस रूप में होंगे, वो अंक या तो 00 के रूप में होंगे या 25 के रूप में होंगे, 50 या 75। अरे जैसे 25 का पाड़ा बोल लो ना आप यार, 25 से कम 25, 25 50, 25 75, 25 100, 25 से कम 25, 25 50, 25 75, 25 100। फिर वापस 25 का बोलना, 25 से कम 125, 25 2 150, 25 दे 175, 25 दे 200। सभी में लास्ट का अंक कौन कौन सा आ रहा है मुझे बताऊँ सर। लास्ट का अंक एक तो 25, 2 अंक लास्ट में 25, 50 2 अंक, 2 75 2 अंक, 100 2 अंक, 2 2 2 2। क्या क्या आ रहा है सर इसमें, इसमें 25 लास्ट में आ रहा 2 अंक, 50 लास्ट में 2 अंक आ रहा, 75 2 अंक लास्ट में आ रहा, 100 में 00 लास्ट में आ रहा है। यानी कि 25 50 75 और 00 ऐसी संख्या है जो उस ऐसी वे संख्या जिसके लास्ट में 2 अंक ऐसी हो जो 25 हो, 50 हो, 75 हो, 00, तो वो सभी संख्याएं 25 से विभाजित होगी। ठीक है, ये नियम अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अपने पास जैसे ये हो गया सर इसका मुझे आया नहीं नियम याद है कि नहीं, 25 का भाग कैसे जाएगा। अरे देख लो ना यार, देख लो ना। अब ये तो नहीं ना कि भाई नियम याद हो। देखो आपको एक चीज बताऊं क्या, मतलब एग्जाम के अंदर है ना सक्सेस क्वेश्चंस, मतलब सक्सेस वही होता है, मतलब क्वेश्चंस वही पूरे कर पाता है जिसको सूत्र के अलावा भी उस क्वेश्चन को करने का टैलेंट हो। कि जरूरी नहीं कि उसको सूत्र याद है, पर वो सोचता कि यार अब पता है ये चीज़ जैसे मैं हूँ तो अभी जैसे मुझे पता है अब ऐसा क्वेश्चन कोई आ गया जैसे कि मुझे 25 से विभाजित होना चाहिए, तो मुझे सूत्र याद नहीं है, इसकी थ्योरी याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा उसको निकालूंगा, ऐसे 25 का भाग देकर निकालूंगा ना भाई, 25 का भाग दे दो उसके इसके अंदर डायरेक्टली। पर ये पता मुझे कब आया, जब मुझे खुद को पता है कि यार अगर मुझे नियम याद नहीं है। पहले तो बताओ आज से पहले आप लोगों को ये सारे नियम पता थे क्या, नहीं पता थे, तो भी अपन भाग देते थे ना, 2 का भाग दे रहे हैं, 5 का भाग दे रहे हैं, 15 का भाग दे रहे हैं, है तो देख के देख लेना यार, देख के देख लेने में क्या जा रहा है। ये तो नियम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नियम बताना जरूरी था, संख्या पद्धति में नियम बताना जरूरी था, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पर आप लोग ये बताओ आपने 25 का भाग दिया नहीं क्या, वैसे देख के देख लेंगे। आपने 125 का भाग दिया नहीं क्या, देख के देख लेंगे ना यार, अपन देख के देख लेंगे। अगर भाग जा रहा है तो बस बचत का नियम लागू हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अब 125 अंतिम 3 अंक 125 से बचत होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 25 से बचत होना चाहिए और अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो सिंपल सा नियम है, आप एक बार देख लेना इनको। ठीक है, 6 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम। 6 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 6 बराबर 2 इंटू 3। ठीक है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। सीधी सी बात नहीं यार, अरे सीधी सी बात है, अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है तो दोनों गुणा कर दो भाई, तो 6 से भी विभाजित होगी, तो 6 से भी विभाजित होगी, तो वो 6 से भी विभाजित होगी कि नहीं होगी, हाँ सर होगी, सही बात है। जैसे 4 और 2, ठीक है, जैसे अपन मैं बोल देता हूँ कि 42 में 2 का भाग जाता है कि हाँ सर 21 बार, 3 का भाग जाता है कि इसके अंदर 3 का भाग 14 × 42, हाँ सर, तो मतलब क्या हुआ उसमें 6 का भाग जाएगा क्या, देखते हैं एक बार, 42 बटे हुए 6 7 6 42, हाँ मतलब अपना नियम सही है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है, हाँ सर, 3 से विभाजित है, हाँ सर, तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी क्या, हाँ सर, समझ में आ गई। जैसे 96 ले लो, 2 से विभाजित है क्या, हाँ सर 48, 96 में 3 का भाग 2 कितना आएगा 32, हाँ सर, तो बताओ 96 के अंदर 6 का भाग देंगे तो जाएगा क्या 1 और 6 16 के चिन्ह में, हाँ सर, मतलब अपना नियम सही लागू हो रहा है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब ये संख्या सभी ऐसी ही संख्याएं हैं। ठीक है, 7 का विभाज्यता का नियम, ठीक है, कि 7 की विभाज्यता चेक करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं।
किस विधि का प्रयोग करते हैं 7 की वजहता चेक करने के लिए? बताओ। संख्या को सीधे 7 से भाग देके देख लो। ये देखो देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर ही कि अगर अपने को कोई चीज़ नहीं आती है तो भी आप लोग उस प्रश्न को करने की क्षमता रखो। जैसे मैंने आप लोगों को नियम याद नहीं है, मुझे बताओ नियम आप लोगों को आज से पहले पता था क्या? नहीं, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं भी पहली बार ही ये संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी नियम का ज्ञान जरूरी था ही नहीं ना। मैं तो डायरेक्ट करता था। कैसे? ऐसे सीधी अंक को सीधे 7 से भाग लगा के देख लो भाई, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है क्या? तो जा रहा तो विभाजित है 7 से, ठीक है। यदि कोई संख्या सीधे 7 से पूरी तरह विभाजित है अर्थात भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। सीधी सी बात है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कोई संख्या सीधे 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है अर्थात भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो वो संख्या 7 से विभाजित है। बस इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे 91/7 यानी 13, ठीक है, 7 से विभाजित है। 92/7 क्या है? इसमें 7 का भाग जा ही नहीं रहा है, 13, और शेषफल कितना बच गया? 1। तो मतलब ये क्या है? 7 से विभाजित नहीं है। सिंपल सी बात है। अब देखो 7 की विभाजित का सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक को हटाकर उसे दुगना करें और शेष अंकों से घटा दें। देखो नियम बताना जरूरी था इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं भी आई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हमारे समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करा, हमारे समझ में नहीं आ रही है। अरे नहीं आवे तो थाने टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन होगी, टेंशन नहीं लेनी है थाने। डायरेक्ट 7 को नहीं आ रही तो 7 को डायरेक्ट भाग देख लो नहीं यार। अरे 10 सेकंड लाग रही बड़ा 15 सेकंड लाग जाए, 10 सेकंड लाग रही बड़ा 15 सेकंड लाग जाए, पर टेंशन तो नहीं है ना। आप ना बोले ना भाई के 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग जा लो, पर टेंशन नहीं लेनी। आप टेंशन की मन टेंशन होगी, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों को हटाकर उसे दुगुना करे और शेष अंकों से घटा दे। यदि परिणाम 7 से विभाजित है या 0 ± 7 आता है तो संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित होगी। कैसे होगी इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे 203 ले लो, ठीक है। 203 के अंतिम 2 अंक कौन से? अंतिम संख्या के अंतिम अंक को हटाकर, अंतिम अंक कौन सा? इसका 3। अंतिम अंक कौन सा सर? 3 है इसका अंतिम अंक 3 है सर। इसको बोलो 3 है, इसको ऊपर ले लेते पहले ना। अंतिम सर 200 संख्या कोई 3 आ गया है ना, 203 को संख्या सर 203 को संख्या है तो इससे किस संख्या के अंतिम अंकों को हटाकर अंतिम अंक कौन सा सर? 3। उसे दोगुना करो, सर दोगुना कर दो उसको, कितना है सर? 6 आया। शेष अंकों से घटाते, शेष अंक कौन से सर? इसके अंदर शेष अंक कौन से बताओ मुझे? 20 में से शेष अंक से घटा दिया सर, कितना है? 14 आया। यदि परिणाम 7 से विभाजित है? हाँ देखते एक बार। हाँ सर परिणाम 14 7 से विभाजित हो गया। हाँ तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। यस देखते एक बार। 203/7, 7 एकम 7, 7 दो 14, बचा 6 3, 7 9 63। यस इसका मतलब क्या हुआ कि अपना 203 7 से विभाजित है। इसका मतलब अपन ने जो रूल नया पढ़ा वास्तव में वो रूल काम कर रहा है। वास्तव में वो रूल क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रूल अपने लागू हो सकता है 7 की विभाजित के नियम में। ओके ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। जैसे कोई संख्या मान लो आप, मैं देखता हूँ एक बार है ना, मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ और भी कुछ नियम है वो देखते हैं। जैसे 161 आ गया सर। 161 आ गया। हाँ सर तो 161 में सबसे लास्ट में संख्या कौन सी? एक। तो एक को दोगुना कर दो भाई, दोगुना कर दिया। बचा कौन सा सर? इसमें दोगुना करने पर 2 आया सर। इसमें कौन सी संख्या बची सर? 16 में से 2 गया तो 14 में 7 का भाग जाता है। हाँ सर 2 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 161 7 से विभाजित है। यस। अब 161 में अगर 7 का भाग देकर देख लो भाई, जाता है नहीं जाता सर? 161/7, 7 दूनी 14, 7 21, 23 67 सही है। 905 सर। एक बार 905 के अंदर आ गया तो लास्ट में अंक कौन सा? 5 को दोगुना करके कितना गया? 10। बचा कितना इधर सर? 90 में से 10 गया तो 80। ठीक है, 80 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है 7 का भाग। 80 में 7 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, 80 में 7 का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 905 अपना 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है सर। अरे सर देखो थाना नियम नहीं याद है, मैं कह रहा हूँ थाना नियम याद नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी सर। माना टेंशन हो रही है, टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि टेंशन ले लिया वो जाओ फोटो में मेंशन। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब देखो आगे
यदि कोई संख्या 7 से सीधे विभाजित हो जाए तो वो 7 से विभाजित है। अरे यही तो नियम है, सबसे बेसिक नियम यही है जो मुझे भी लागू करना है और मुझ पे भी लागू होता है। मैं नियम याद नहीं रखता पर मुझे बताना जरूरी है। यदि कोई संख्या सदी 7 से विभाजित है तो वह 7 से विभाजित होगी, तो वह 7 से विभाजित होगी, सीधी सी बात है। अन्यथा यदि अंतिम अंक को हटाकर उसे दुगुना करे और बाकी संख्या को घटाए, बाकी संख्या से इसे घटा दे, यदि परिणाम 7 जीरो या 7 का गुणज आता है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। अरे सिंपल सी बात है, देखो नियम में उलझना नहीं है कि सर मेरे नियम याद नहीं हो रहे, मुझे नियम मुझे याद नहीं हो रहे, मैं क्या करूं। सीधा सा एक ही नियम याद रख लो, यदि कोई संख्या सीधे 7 से विभाजित है तो वह 7 से विभाजित होगी। अब यही नियम सार्वत्रिक नियम है, सभी में लागू होता है, पता है ना। एक सार्वत्रिक गुणनखंड है, एक सार्वत्रिक गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई संख्या x से विभाजित है तो वह संख्या x से विभाजित होगी। जैसे मैं कह दूं कि जैसे आप लोगों जैसे 7 का नियम याद नहीं होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ कोई संख्या ऐसी तो होगी ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, इतनी बड़ी तो नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। हाँ सर, इतनी बड़ी तो नहीं हुआ है। और दूसरी बात, इतनी बड़ी नहीं हुआ ना, नहीं हुआ सर, इतनी बड़ी नहीं हुआ है। तो संख्या कैसी होगी 1 2 3 4, इतनी बड़ी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी रहेगी। तो इसमें 7 का भाग देकर देख लेना, बस सीधी सी बात है। छोटी संख्या रहेगी ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 का विभाज्यता का नियम, कोई संख्या ले, यस सर, संख्या के अंतिम अंक को लीजिए और उसे 9 से गुणा कीजिए। हाँ सर, 9 से गुणा कर दिया। अब शेष अंक से गुणा किए मान को घटाइए, वो एक ही बात आ गई। उससे किससे गुणा करना है, पहले पन्ने के किससे गुणा किया, 1 लिया, लास्ट में जो अंक संख्या थी उसको दुगुना किया। जैसे इसमें देखो, इसमें लास्ट का अंतिम अंक लेकर उसे दुगुना करके जो बची संख्या से घटाया। इसमें क्या कर रहे हैं, उसे जो लास्ट में अंतिम अंक रहेगा उसको किससे गुणा कर रहे हैं, 9 से गुणा कर रहे हैं, जो बची संख्या रहेगी उससे उसको घटा देंगे। ठीक है, प्राप्त संख्या 13 से विभाजित है तो मूल संख्या भी 13 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपने एक एग्जाम्पल ले लिया 845। ठीक है, कोई भी किसी भी संख्या को ले, संख्या ले ली मैंने एक संख्या के अंतिम अंक को लीजिए और उसे 9 से गुणा कीजिए। अंतिम अंक कौन सा सर, अंतिम अंक मेरा 5, अंतिम अंक कौन सा 5, इससे 9 से गुणा कर दिया। हाँ सर, तो 945। ठीक है, शेष अंक कौन से, शेष अंक सर 84, जो अंतिम अंक के बिना बचते हैं, अंतिम अंक के बिना बच रहे 84। इससे इस गुणा किए हुए मान को घटाइए। गुणा किए हुए मान कौन सा सर, 45 है। घटाओ तो 14 में से 5 गया तो 9 और 8 7 में से 4 गया तो 3, 39। प्राप्त संख्या 13 से विभाजित है क्या, देखते हैं एक बार। 13 से विभाजित है क्या, 13 39, यस, यानी 13 का गुणज है तो मूल संख्या 13 से विभाजित होगी। हाँ, मतलब ये संख्या बची हुई ना 845, ये भी 13 से विभाजित होगी क्या, देखते हैं। 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 पंजे 65, मतलब 65 बार इसके अंदर इसका भाग जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन याद नहीं हो, सर मुझे समझ में नहीं आ रही है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 845 में भाग दे सकते हो ना 13 का। हाँ सर, 65 आया भी, फटाफट दे लिया मैंने, जैसे 845 बटे 13। हाँ सर, देखते हैं 13 का भाग याद है। देखो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग क्या बोला था कि 20 तक पार्ट याद होनी चाहिए। देखो 53 65 63 78 6 बार बचा, कितना 6 5, 53 65 5 बार, बस कंप्लीट हो गया। 10 सेकंड भी नहीं लगे पूरे। ओके, आगे देखते हैं 17 का विभाज्यता का नियम। किस संख्या को 17 से विभाजित करने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करते हैं। संख्या के अंतिम अंक को ले और उसे 5 से गुणा करें, गुणा किए गए मान को शेष अंकों से घटाएं। अरे देखो, हमने अलग अलग काम कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में हम जैसे अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे 7 का नियम, तो 7 में हम अंतिम अंक को दुगुना कर रहे हैं, 13 में उसको 5, 13 में उसे 9 से गुणा कर रहे हैं और 17 में उसे 5 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, यदि परिणामी संख्या 17 से विभाजित है या 0 प्लस 17 प्लस 34 आदि हो तो 17 से विभाजित होगी। अब बताओ, ये दिमाग में खिचड़ी बन गई, सर 13 को याद रखा, 7 को याद रखा, 17 को याद रखा, को याद रखा, तो डायरेक्ट कर लो ना यार, डायरेक्ट कर लो। आप लोग को कौन मना कर रहा है। देखो उदाहरण नंबर 1 221, अंतिम अंक कौन सा सर, अंतिम अंक 1 है, अंतिम अंक कौन सा सर 1 है। 1 को 5 गुणा करेंगे सर क्या आएगा, सर 5 आएगा। शेष अंक कौन से सर, शेष 2 अंक 22, 22 में से 5 गया तो कितने बचेंगे 17, 17 से विभाजित है क्या, यस सर 340। इसका अंतिम अंक कौन सा सर, अंतिम अंक 0, 0 को 5 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। बचे 2 अंक कौन से सर, 34, 34 में से इस संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा 34, 34 17 से विभाजित है क्या, यस सर 2 बार।
ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। ये तो आप लोग देख लेना आराम से, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। 11 का विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब देखो, एक बार देखते हैं। 2 7 2 8, सम अंक कौन से, सम ये रहा और ये रहा, ये तो हो गया सम, और ये रहा, ये क्या हो गया विषम, क्योंकि ये 1 2 3 4 ऐसे है ना। तो एक नंबर पे विषम, एक मिनट रुकना, सात ऑर्डर विषम स्थानों, एक मिनट रुकना, मैंने क्या गलत कर दिया यहाँ पे, एक मिनट रुकना पहले ना। 2 7 2 8, ये तो होंगे सम और ये होंगे विषम, तो सम 7 और 8 सही है। देखो सम संख्या बोल रहा कि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग। देखो सम संख्या कौन कौन सी, सम संख्या नहीं, सम स्थानों पर है ना, सम स्थानों पर है ना। सम स्थान कौन सा सर, ये दो नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। 2 नंबर पे और 4 नंबर वाला का योग करो सर, 7 8 8 कितना हो गया सर 15, 7 8 कितना हो गया सर 7 + 8 15। विषम स्थानों का योग कितना, 2 + 2 = 4, दोनों का अंतर करो सर, 15 - 4 = 11। 11 से विभाजित है क्या, यस 11 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ कि 27 28 यानी 2728 में 11 का भाग जाता है क्या, 11 दूनी 22, 5 2 11 5 11 44, बचा कितना 8 8 11 88। देखो अपने को जैसे जैसे मैं कह दूं कि ये नियम क्या है, जैसे कोई संख्या जाती है जैसे 2 7 108 कि बताओ x की जगह कौन सी संख्या आएगी, तो वैसे वैसी चीजें आए ना तब ये नियम लागू होता है। पर मैं कह दूं कि जैसे अगर आप लोगों को नियम याद नहीं है, मैं कह दूं कि नियम याद नहीं है, तो इसको अपन जैसे बोलते हैं देसी भाषा में आड़ू तरीका से कर लियो, मैं तुक्का लगा दियो, मैं बयान कर दियो, तो बी तरीका से बताऊँ थाने क्या करने। देखो एक बार थाने मैं बता दूँ, एक बार देखना, जैसे जैसे ये संख्या आ गई 2 7 108, बताओ कि एक्स का क्या आएगा, एक्स का मुझे पता 2 आएगा, तो मैं 2 को 2 3 4 5 लिख दूँ, 2 3 4 5 लिख दिया। मैं स्टार्टिंग में क्या करूँगा, जैसे मुझे पता है कि ये मुझे आता नहीं है, मुझे ये नियम याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे 2 7 2 8 लिख दिया, फिर मैं लगा के देखूंगा। देखो स्टार्टिंग में 2 तो नहीं लिखूंगा, मैं 3 लिख देता हूँ ना। इसमें 11 का भाग जाता है क्या सर, 11 11 11 22 11 दूनी 22, बचा कितना 5 5 और 3 11 चौक 44, बचा कितना 44 और 6 और 3 9 और 8, 98 में 11 भाग जाता नहीं है, तो मतलब अपने को 3 नहीं लेना है। फिर 4 लेके देखते हैं एक बार, 2 7 4 8, 11 दूनी 22, बचा कितना 5 4 11 चौक 44, बचा कितना 10 8, 108 में 11 भाग जाता नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 5 लेके देखते हैं, 2 7 5 और 8, 2 7 5 8, 11 का देखते भाग देखते हैं एक बार है ना। 11 कम 11 11 दूनी 22, बचा कितना 5 5 है ना, 11 5 55, ठीक है। फिर 8 में भाग जाता, 11 का नहीं जाता, मतलब ये भी नहीं लेना। फिर बच्चा कितना 2 2 देख लो, 2 7 2 8, 11 कम 11 11 दूनी 22, बचा कितना 5 2 11 5 2 11 चौक 44, बचा कितना 8 8 11 88, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, पर देखो इसमें टाइम लगाना। पर मैं कहता हूँ कि अगर याद नहीं हो तो क्या करे, बोले ना कि नी मामा बच्चे तो कान मामा चौको, बोले ना वो आदमी एक वो डायलॉग बोले अगर आप देसी भाषा में कि नी मामा मामा बच्चे तो कान मामा ही आप चौको, है ना, बोले ना वो चीज़। तो आपने अगर डायलॉग याद है तो देखो, डायलॉग याद है तो डायलॉग मतलब नी मामा बच्चे तो कान मामा चौको, एक मतलब वो हो गया कि थारा नियम याद नहीं है तो आड़ू तरीका अपना लो यार, अपना वो तरीको देसी तरीको अपनाओ ना। इसको क्या बोलो, देसी तरीका अपना लो, अपना देसी तरीका, अपना देसी तरीका अपना लो, उसमें क्या जा रहा है। अब भाग देके देख लो ना यार, अरे भाई भाग देके देख लो भाई, मन याद ही नहीं है कि बस सम स्थानों संख्या का योग करना है, विषम संख्या के स्थानों का योग करना है, फिर दोनों घटाना है, ये याद नहीं है तो आप लोग ऐसे कर लो, ठीक है। 12 का विभाज्यता का नियम, जैसे कोई संख्या जैसे 12 आ गई तो 12 को अपन कैसे लिख सकते हैं 4 × 3। यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 12 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या जैसे अपन 6 लिख दिया तो 6 2 और 3 से विभाजित है, तो कोई संख्या अगर 6 से विभाजित होगी यदि वो 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, यस।
इसी प्रकार से कोई संख्या अगर 12 से विभाजित होगी, यदि वो 4 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, क्योंकि 4 और 3 इस संख्या के 12 के क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, जैसे 72 में अपन देखो 12 का भाग जाता है क्या सर, 12×72 है ना। अपन पहले इसको एक बार ऐसे देखते हैं कि 72 ले लिया, 72 सर 12 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, ये देखने के लिए अपन चेक क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो 4 का भाग कितने बार जाएगा इसमें, कितने बार, 18 चौक 18 बार। फिर 72 में 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 24 से कम 24, 14 24 72 24 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 72 अपने 4 12 12 से विभाजित होगा कितने बार होगा, 6 बार। ठीक है, समझ में आएगी मेरे पास। इसी प्रकार से 84 ले लो, 84 के अंदर देखो सर 2 का भाग, 3 का, सॉरी 2 का क्या है सर, 4 का भाग, 4 का भाग आता है क्या सर में, देखते हैं 2 1, हाँ सर 84 में सर 3 का भाग आता है क्या सर, 2 और 8, हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ, 84 के अंदर 12 का भाग आता है क्या सर, 12 5 60 12 6 72 72 84 7 बार। ठीक है, यानी कि कोई संख्या अगर 4 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, छोटे छोटे नियम है। वाह, क्लास खत्म हो गई। ठीक है, मैंने सोचा क्लास लंबी चलेगी, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी लंबी क्लास है, पर आप लोग देखो आसानी से कर ली। अब आप लोगों की मोरल ड्यूटी क्या बनती है कि इसको लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना। समझ में आ गई मेरी बात, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखो सब्सक्राइब होंगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात, बुकलेट की प्रिंट किसने निकलवा ली है, किसने निकलवा ली है, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर जरूर बता देना। ठीक है, और किसी को कुछ भी पूछना हो, है ना, तो मुझे जरूर जरूर बोल देना कि सर मुझे ये चीज़ आती नहीं है, ये चीज़ मुझे करवा दोगे क्या, तो अपन सोचेंगे उस चीज़ के बारे में। ठीक है, और अपने दोस्तों से जरूर जरूर शेयर कीजिए, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए रहते हैं ना, अपने आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, अपना जो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप है ना, अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो सभी से बुकलेट को क्या करना है, सभी को बुकलेट को शेयर करना है, चैनल को शेयर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक, अपना नंबर सिस्टम, और इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे और गुड बाय।